एआई का खौफ, एआई का आतंकवाद, एआई का डर पूरी दुनिया में इस समय छाया हुआ है। कोई कह रहा है 50 करोड़ लोगों की नौकरी खा जाएगा, कोई कह रहा है 100 करोड़ लोगों की नौकरी खा जाएगा, कोई कह रहा है नौकरी बचेगी ही नहीं। पूरी दुनिया भर में मंदी, बेरोजगारी, बेगारी, भुखमरी फैलेगी और इंसान अपनी ही मौत मर जाएगा, या तो फिर एआई द्वारा ही मार दिया जाएगा। तो दुनिया भर में लोग चिल्ला रहे हैं एआई बंद करो, एआई का रिसर्च बंद करो, एआई पे जो भी एआई की जो रिसर्च चल रही है दुनिया भर में उसे बंद कराओ। एक डेंजरस लेवल पे पहुंच रही है। कुछ उसके चरण भी लोग बता रहे हैं कि एआई अगर इसी तरह विकसित होता रहा तो आगे चल के इसका अगला स्टेज आ जाएगा एजीआई, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ गया जो अगले 50 साल में एक्सपेक्टेड है। जिस हिसाब से एआई का ग्रोथ हो रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि अगले 50 साल में शायद एआई का विकास एजीआई के रूप में हो जाएगा और दुनिया भर में हर जगह हर काम एआई करने लग जाएगा, सर्वव्यापी हो जाएगा। और इसी स्पीड से अगर बढ़ते रहा तो एजीआई के बाद तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी और अगला चरण होगा एएसआई का, यानी कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का। और अगर एआई सुपर इंटेलिजेंट हो गया तो उसके अंदर ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ फीचर्स आ जाएंगे, वो इंसानों की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और कुछ लोग तो इससे भी बड़ा स्टेज बताते हैं जो है ओमेगा स्टेज, जब एआई यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह होगा और ना सिर्फ पृथ्वी या अर्थ पे बल्कि पूरे यूनिवर्स में एआई जो है वो छा जाएगा और वो एक तरह का जैसे भगवान हो जाएगा, भगवान की तरह वो पावरफुल हो जाएगा। तो कितना हकीकत है इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या वाकई में एआई। और कुछ लोग हैं ऐसे भी जो डेफिनेटली पॉजिटिव भी बहुत है, जिनका कहना है कि कोई नौकरी एआई नहीं खाने वाली है, उल्टा बहुत लाखों करोड़ों नौकरी डेवलप करने वाली है, लोगों को रोज़गार देने वाली एआई। जिसको एआई का नॉलेज होगा उसके पास जॉब होगा और जिसके पास एआई का नॉलेज नहीं होगा वो बेकार और बेरोजगार होगा। और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां एआई के डेवलपमेंट में लगी हुई है, चाहे वो ओपन एआई हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, मेटा यानी कि फेसबुक हो, आपके इवन टेस्ला हो, एप्पल हो, सब लगे हुए हैं। और एनवीडिया है जो बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्ग माइक्रो चिप्स बनाने में लगी हुई है। प्लस चाइना ने भी रिसेंटली डीप सीक लॉन्च किया है अपना खुद का एआई। इंडिया भी लगा हुआ है अपना एआई लॉन्च करने में, यूरोपियन कंट्रीज़ भी लगे हुए हैं। तो सब लगे हुए अपने एआई को डेवलप करने में। और एक तरफ है कि कुछ लोग हैं जो इसे बहुत ही खतरनाक प्रोग्रेस मान रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि ये इंसानों का आखिरी आविष्कार होगा, इसके बाद तो शायद इंसान किसी आविष्कार करने के लायक ही नहीं रह जाएगा, ये उसका लास्ट अल्टीमेट और सबसे बड़ा शायद आविष्कार या सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। और इस एआई की डेवलपमेंट को भी आप देखो तो अगर हम इसकी तुलना करें इंसान के इवोल्यूशन से और एआई के इवोल्यूशन से, अगर हम इसकी तुलना करें तो देखेंगे कि हम लोग उल्टा इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे अगर इंसान बंदर से जंगल में रहता था, वो पहले चलना सीखा, पत्थर का हथियार बनाना सीखा, उसके बाद वो बोलना चालना सीखा और उसके बाद वो ड्राइंग पेंटिंग करना सीखा और फाइनली जो है वो उसने मैथ्स का आविष्कार किया और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने लग गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो एआई का विकास एकदम उल्टा हो रहा है। एआई यानी कि जो है पहले मैथ्स को मास्टर करता है और मैथ्स को मास्टर करने के बाद फिर वो धीरे धीरे वो क्रिएटिव होता है, कम्युनिकेटिव होता है और कहा जाता है कि लास्ट होगा जब वो एकदम सारे जो ह्यूमन के लेबोरियस वर्क्स भी है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स है, ये साइट है, वो सब भी काम वो करने लगे जाए। तो देखा जाए तो एक तरह से एआई का इवोल्यूशन एकदम उल्टा हो रहा है कंपेयर टू जो इंसान का इवोल्यूशन हुआ था। अब अगर हम इंसान का इवोल्यूशन देखें तो कहा जाता है कि करीब करोड़ साल पुराना ही हमारा इतिहास है। करोड़ साल पहले ही हम लोग एक इंसान कहने लायक रूप में हम लोग आए थे और कुछ 20 लाख
साल के आसपास ही एक कहा जाता है कि हम लोग थोड़े जो दो पैरों पे चलने वाले आज हम जैसे दिख रहे वैसे दिखने लगे थे। और उसके बाद करीब कहा जाता है कि सिर्फ 50,000 साल पहले इंसान अगर देखा जाए तो जिसको हम वाइज मैन या समझदार इंसान कहते हैं या मॉडर्न मैन कहते हैं, वो उसका विकास हुआ। और लगभग 10,000 साल पहले शायद इंसानों ने आग जलाना सीखा, और उसके बाद 1 लाख साल पहले और 10,000 साल पहले इंसान पेड़ पौधों और जानवरों को डोमेस्टिकेट करना सीखा, यानी कि वो खेती बाड़ी करने लग गया, जानवर पालने लग गया था। 10,000 साल पहले की बात है। और उसके बाद वो 5,000 साल पहले लिखना पढ़ना सीख गया था। और देखा जाए तो जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस खुद 400 साल के आसपास पुराना है। और पहला जो इंसान ने फिर मशीन बना लिया, यानी कि जो पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जो औद्योगिक क्रांति हुई, वो लगभग 18वीं शताब्दी में हुई थी, जब पहला इंजन बना। और जो काम महीनों महीनों लग जाते थे करने में, वो फाइनली अब मशीन और इंजन के द्वारा कुछ ही पलों में होने लग गए थे। जैसे 1 मीटर अगर कपड़ा बुनना होता था तो हफ्ते महीने लग जाते थे उसको बुनने में, अब वही मशीन के द्वारा कुछ घंटों में हज़ारों मीटर कपड़े बुने जाने लग गए। आप सबसे पहले औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहा जाता है, वो जैसे अपना इंग्लैंड में ही आया था। आपने सब पढ़ा है उसके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। उसके बाद भी और भी बहुत सारे रिवॉल्यूशन आए, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस आए, डिजिटल रिवॉल्यूशंस आए। अब टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आप देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी का इजाद हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी से अब दोनों काम होने लगे कि उससे ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ किया जाने लगा और उसे कम्युनिकेशन में भी यूज़ होने लगा। इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हमने ना सिर्फ लाइट पूरी दुनिया को हमने जगमगा दिया, चारों तरफ रोशनी फैला दी, बल्कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हमने कम्युनिकेशन में यूज़ किया। संदेश को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए हमने टेलीग्राफ का इजाद किया। टेलीग्राफ के बाद हमने टेलीफोन का इजाद किया, फिर हमने रेडियो का इजाद किया, फिर टीवी का इजाद किया, कंप्यूटर का इजाद किया, इंटरनेट का इजाद किया, हमने इन्वेंट किया। और फाइनली हम डिजिटल रिवॉल्यूशन में आ गए। और डिजिटल रिवॉल्यूशन में फिर हमने इंटरनेट का इन्वेंशन किया, मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन किया। तो इंसान आप देख रहे हो कि कहाँ वो बंदर की तरह पेड़ पे रहता था, अपने क्योंकि पेड़ पे भोजन की कमी हो गई तो अपना वो भूख मिटाने के लिए ज़मीन पे उतरा। ठीक है, ज़मीन पे उतरा तो भाई शिकार करने के लिए धीरे धीरे उसने हथियार बनाना शुरू किया। तो वहाँ पे भी वो अपने लाइफ को और बेटर बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए वो काम कर रहा था। जब वो आग जलाना सीख गया तो उसने रोशनी पैदा कर ली, उसने खाने को पकाना सीख लिया। खाना पकाने के बाद वो डेफिनेटली वो पचाना खाना उसके लिए आसान हो गया, जीवन थोड़ा और आसान हो गया। फिर जीवन को और आसान करने के लिए उसने खेती बाड़ी शुरू कर दी और जानवरों को पालतू बनाना सीख गया। तो मतलब जब जंगल में रहता था तो भाई उसको रोज़ खाना रहता था, तो रोज़ उसको शिकार करना था। वो खेती करने लग गया तो भैया 3 महीना 4 महीना वो खेती करता है साल के, और बाकी के महीने जो है वो बैठ के खाने लग गया। तो इंसान अपने जीवन को और इजी बनाने लगा, आसान बनाने लगा। नतीजा हुआ और जानवरों को इस्तेमाल करने लग गया। जानवरों को इस्तेमाल करके अपने काम को और उसने कम कर लिया। और फिर बाद में इसी तरह उसने एक मशीन बनाई और मशीन ने उसके काम को और आसान कर दिया, उसके जीवन को और बेहतर कर दिया। यानी कि मशीन जो कहा जाता है कि मशीन इज़ दैट रिड्यूसेस एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जो इंसान की जो मेहनत है, जो उसको और कम कर देता है, उसके जीवन को और आसान बना देता है। तो मशीन युग में पहुंच गए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पहुंच गए, औद्योगिक क्रांति में पहुंच गए। और अब फ़िलहाल हम लोग डिजिटल रिवॉल्यूशन यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और एआई के ज़माने में जी रहे हैं।
तो आप अगर देखोगे कि ये जो भी विकास हो रहा है, जो भी प्रोग्रेस हुआ है, जो भी इंसानों ने डेवलपमेंट किया है अपने इवोल्यूशन में, वो सब अपने जीवन को उसने बेहतर बनाने के लिए किया, अपने जीवन को और आसान बनाने के लिए किया। देखा जाए तो इंसान के अंदर का जो ये आलस है, जो लेजीनेस है, वो उसे मोटिवेट किया है हमेशा अपने जीवन को और आसान बनाने के लिए। कहा जाए तो हम जीनेटिकली प्रोग्राम्ड है टू सेव एनर्जी। देखा जाए तो हर लिविंग बीइंग में वैसा ही है, जेनेटिकली वो प्रोग्राम्ड है कि वो एनर्जी को जितना हो सके, अपने ऊर्जा को जितना हो सके उतना बचाए। तो वी आर जेनेटिकली कोडेड विद दैट कि हम कितना अपना एनर्जी, कितना अपना ऊर्जा हम बचा सके। तो जीवन को आसान बनाने का मतलब ये है कि हम कितनी अपने ऊर्जा को, हम एनर्जी को वेस्ट होने से बचा सके। तो ये एनर्जी सेविंग, जो ऊर्जा को बचाने का जो हमारे अंदर प्रोग्राम है, वही हमें प्रेरित करता है कि हम किस तरह अपने काम को कम करें या काम को और इजी या आसान बनाएं, कितने आसानी से कर सके। और हमारे इसी चाहत ने हमें आज हमें पहुंचा दिया ये डिजिटल एज में, या इंटरनेट जो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन चल रहा है, या एआई के ज़माने में हम यहाँ फाइनली पहुंच गए। तो एआई का भी जो हमने इजाद किया है वो इसीलिए ही किया है कि भाई हमारा जीवन और आसान हो जाए। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये एआई जो है वो हमारे जीवन को और आसान बना देगा, वो हमारे इंडिविजुअल लाइफ से लेके, हमारे हेल्थ से लेके, हमारे फैमिली लाइफ को, हमारे घर के घरेलू कामकाज में भी से हमारी मदद करेगा, यहाँ तक कि वो हमारे समाज, हमारे देश और दुनिया को चलाने में भी हमारा मदद करेगा। और एक हमेशा क्योंकि वो मशीन है तो हमेशा एक सही डिसीजन लेगा। और लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, तो ये एक टाइप होगा इंसानों से तो बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत डेफिनेटली उसके पास ज्ञान, जानकारी, नॉलेज सब ज़्यादा हो जाएगा, जिस तरह से उसके पास और डाटा इकट्ठा होगा। और तब एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये मशीन हो सकता है फिर इंसानों पे कंट्रोल करने का प्रयत्न करे, क्योंकि अब उसके पास इंसान से ज़्यादा बेहतर नॉलेज है, बेहतर ज्ञान है, बेहतर वो डिसीजन ले पा रहा है। तो डेफिनेटली हो सकता है वो इंसानों के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करे। और हो सकता है एक समय ऐसा आए कि जब वो उसे लगे कि इंसान की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस पृथ्वी पे, इंसान तो सिर्फ एक वेस्ट रिसोर्स है या यूज़लेस रिसोर्स है। और हो सकता है वो इंसान को ख़त्म करने तक के हद तक जा सकता है। ऐसा कुछ लोग, ऐसा बातें कुछ साइंटिस्ट है, जो कुछ वैज्ञानिक है, कुछ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, रिसर्चर लोग हैं, जो ये सब एआई के बारे में बता रहे हैं। और दुनिया पूरी आतंकित है, खौफ में है कि क्या वाकई में एआई इंसान की बर्बादी है, क्या वाकई में हज़ारों नौकरियां, लाखों करोड़ों नौकरियां जो है वो सब चली जाएंगी, क्या इंसान वाकई में बेरोज़गार हो जाएगा। तो क्या वाकई में ऐसा होगा? क्योंकि जब देखो इंसान ने कोई भी आविष्कार किया है या कुछ भी जब वो करता है, तो अभी हमने देखा कि उसका हर आविष्कार के पीछे जो लक्ष्य था वो यही था, अपने जीवन को बेहतर बनाना, अपने जीवन को और आसान बनाना। तो जब देखो वो कुछ चीज़ का आविष्कार करता है तो इसीलिए करता है कि काम कम हो सके, कॉमन सेंस है। ये आविष्कार किया ही मशीन का इसलिए जाता है, मशीन का डेफिनेशन ही है टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट। तो इंसान के प्रयत्न, मेहनत को जो है कम करने का ही काम तो मशीन का है। तो जब मशीन हम बना ही रहे इंसान का काम कम करने के लिए, तो जब इंसान का काम कम होगा तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब काम ही कम होगा तो काम कहाँ रह जाएगा। तो ये जो लोग कह रहे कि नहीं एआई तो करोड़ों नौकरियां डेवलप करेगा, करोड़ों लोगों को नौकरी देगा, तो इसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि अगर एआई करोड़ों लोगों को काम देगा और काम पैदा करेगा तो फिर एआई को बनाया ही क्यों जा रहा है। आप एक उदाहरण से समझिए, आज एक मोबाइल फ़ोन ने कितने इंडस्ट्रीज़ को बंद करा दिया और कितने लोगों को बेरोज़गार कर दिया। आप देखिए, पहले लोग घड़ी पहनते थे, घड़ी का काम मोबाइल से हो रहा है। अब घड़ी चले गया तो भैया साथ में अलार्म बनाने वाली इंडस्ट्री है वो भी बंद हो गई। ठीक है, घड़ी चले गया, अलार्म चले गया, तो उसके साथ घरों में हमारे पहले कैलेंडर होता था,
वो कैलेंडर भी चले गए, अब कैलेंडर की कोई ज़रूरत नहीं, मोबाइल में आपके कैलेंडर पड़ा हुआ है। कैलकुलेटर की एक इंडस्ट्री थी, कैलकुलेटर की भी अब ज़रूरत नहीं रहेगी, मोबाइल फ़ोन में ही सारे कैलेंडर का काम, कैलकुलेशन का काम हो जाता है। आपके मोबाइल में कैमरा है, कितने फ़ोटो स्टूडियो वाले हैं जो पहले फ़ोटो खींचते थे वो बंद हो गए। मोबाइल के आते ही जो है वो लैंडलाइन के जो टेलीफोन एक्सचेंज वाले थे, लाइन बिछाने वाले थे, टेलीफोन इंजीनियर थे, उनका सारा जॉब चले गया। पीसीओ वाले थे जो, उनका चले गया। मैसेजिंग आया, 2G 3G आया, उसके बाद मैसेजिंग चालू हुआ, तो जब सारे जो पोस्टल ऑफिस थे, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट्स थे, उनके उनके काम एकदम कम हो गए, तो पोस्टल डिपार्टमेंट के कितने सारे क्लोजर्स हो गए, पीसीओ सारे बंद हो गए। प्रिंटिंग प्रेस हमारा कम, ऑलमोस्ट बुक्स जो पहले इतने छपते थे, अब लोग फ़ोटो खींच के बांट रहे। प्रिंटिंग प्रेस आप देख रहे हो, न्यूज़पेपर कहीं नहीं, रेलवे पे जो पहले न्यूज़पेपर मिलता था, आजकल न्यूज़पेपर भी नहीं मिल रहा है, सारे रेलवे स्टेशन से तो न्यूज़पेपर के स्टॉल ही बंद हो गए। तो आप देख रहे हो प्रिंटिंग बंद हो गया, फ़ोटो स्टूडियोज़ बंद हो गए, पब्लिशर्स के पास इंडस्ट्रीज़ बंद हो गए। पहले बैंक खुलता था तो 50 लोगों को नौकरी मिलता था, बैंक को हटा के आप एटीएम खोल दिए, एटीएम से शायद 1-2 जन को जॉब मिलता था, अब उसमें भी पेटीएम आ गया है, और पेटीएम आने की वजह से जो कुछ जॉब मिलता था वो भी चले गया। ना अब अकाउंटेंट की ज़रूरत है, ना कैशियर की ज़रूरत है, ना क्लर्क की ज़रूरत है, सब पेटीएम से बैठे बैठे ट्रांजैक्शन हो जाता है। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर देखिए तो म्यूज़िक इंडस्ट्री पूरी बंद हो गई, फिल्म इंडस्ट्री सब पायरेटेड मूवीज़ मोबाइल पे देख रहे हैं, ऑडियो सिस्टम की ज़रूरत नहीं रहेगी, म्यूज़िक सिस्टम की ज़रूरत नहीं रह गई है, सब चीज़ मोबाइल कर रहा है। एक मोबाइल ने कितने इंडस्ट्री को अफेक्ट कर दिया, और कौन से इंडस्ट्री और मोबाइल ने कितने लोगों को जॉब दिया, तो भाई मोबाइल बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उसमें लोगों को जॉब मिली, मोबाइल बेचने वाले रिटेलर होलसेलर है उनको जॉब मिला, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वाले को जो जॉब मिल रहा है, मोबाइल रिपेयरिंग वाले लोगों को जॉब मिल रहा है। मतलब आप 1 दर्जन इंडस्ट्री बंद कर देते हो, और एक इंडस्ट्री के लिए आप दर्जन भर इंडस्ट्री बंद कर देते हो। आज सारा शॉपिंग ऑनलाइन हो रहा है, अमेजन पे हो रहा है, फ्लिपकार्ट पे हो रहा है, जोमेटो स्विगी से खाना आ रहा है। जो बेचारे लाखों रुपया लगा के दुकान खोल के बैठे हैं, भाड़ा दे रहे हैं, स्टॉक भर के रखे हुए, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है। हाँ, 2 साल कोरोना में स्कूल कॉलेज बंद थे, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, सब जूम और गूगल मीट और कौन से इस पर आराम से घर बैठे बैठे पढ़ाई हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हाँ, तो बेचारे जो बैंक्वेट हॉल वाले थे, जो ऑडिटोरियम वाले हैं, उनका भी बिजनेस चले गया। तो एक मोबाइल इंडस्ट्री ने, आप देखा जाए तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया, कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया। और आप बोलोगे कि नहीं, मोबाइल ने बहुत सारे लोगों को जॉब भी दिया। किसको जॉब दिया मोबाइल ने? रील बनाने वाले लोगों को, वो कंटेंट टिकटॉक बनाने वाले लोगों को जॉब मिला। हाँ, उनकी क्रिएटिविटी दिखाने का उनको मौका मिला, वो उन लोगों को जॉब मिल गया। उल्टा रील बनाने के चक्कर में कितने लोगों का कैरियर बर्बाद हो गया, अपना कैरियर बर्बाद करके बैठे। बच्चे पढ़ नहीं रहे, लिख नहीं रहे, क्योंकि वो मोबाइल की वजह से वो अपना एंटरटेनमेंट लगे हुए, स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है, वो किसी भी बुक पे चीज़ में पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे। और आप बोल रहे हो नहीं, मोबाइल से तो बहुत रोज़गार मिल रहा है लोगों को। हाँ, तो जब मोबाइल ने इतनी इंडस्ट्रीज़ को बंद करा दिया, इतने लोगों को बेकार कर दिया, इतने लोगों को बेरोजगार कर दिया, और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है ये, और भी क्या मतलब कौन से ऐप्स आ रहे हैं और कौन से ऐप्स आएंगे। आजकल तो मोबाइल में बच्चे कॉपी कर रहे हैं, एआई को यूज़ करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो भी अब उनको पढ़ना ज़रूरी नहीं लग रहा है। तो पहले तो गूगल था, अब तो गूगल की जगह पे एआई आ गया है। तो ये चल रहा है। तो एआई भाई सारा काम रिप्लेस कर देगा। फ्यूचर में टीचर भी नहीं चाहिए, फ्यूचर में एडवोकेट भी नहीं चाहिए, फ्यूचर में ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं चाहिए, वेब डिज़ाइनर नहीं चाहिए। जो क्रिएटिव काम था भाई, आपका एआई ही गाना लिख रहा है, आपका एआई ही पिक्चर बना रहा है, फ़ोटो बना रहा है, सब एडिटिंग कर रहा है। जैसे उसको खाली बोल दो, वैसे आपको फिल्म बना के दे रहा है, वैसे गाने लिख के दे रहा है, आपको कविता, पोइट्री, शायरी क्या चाहिए, ऐसे चाहिए, निबंध चाहिए, सब चीज़ एआई लिख के दे रहा है। तो भैया इंसान फिर क्या करेगा उसके लिए? फिर डेफिनेटली कौन सा काम बचता है उसके लिए? आप बोलोगे आप एआई सीख लोगे तो आप एआई से काम करवा लोगे,
एआई से काम करवाने वाला भी चाहिए। अरे एआई खुद इतना डेवलप हो रहा है, इतना तेज़ी से डेवलप हो रहा है, उससे कोई क्या काम कराएगा? वो खुद अपना, देखो मशीन्स पहले भी बने थे, लेकिन वो मशीन्स अपने जैसे दूसरी मशीन को नहीं बना पा रहे थे। लेकिन ये जो एआई है वो अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ करेक्शन करके वो खुद अपने आप को इतना इवॉल्व कर सकता है, खुद अपने आप को डेवलप कर सकता है कि वो इतनी क्षमता रखता है, इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो इंसानों को कंट्रोल कर सकता है। उनका भला बुरा वो सोचेगा, वो डिसाइड करेगा। तो ये है। अब कुछ ऐसी भी है, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि नहीं, एआई कभी इंसान का जगह ले ही नहीं सकता है। तो क्या इंसान का जगह ले पाएगा एआई, कि इंसान का जगह नहीं ले पाएगा? एक बार हम लोग देखते हैं। तो इंसान का जगह वो कहाँ ले सकता है और कहाँ नहीं ले। देखो, इंसान का दिमाग हो या एआई, कंप्यूटर, किसका भी दिमाग हो, काम कैसे करता है? काम सिंपल है। आपके भी दिमाग में या कंप्यूटर में भी पहले क्या चाहिए? डाटा चाहिए, ठीक है ना। उस डाटा को फिर क्या होता है, उसको फिल्टर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, और फाइनली उस डाटा से कुछ काम का इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है। तो डाटा से निकलता है इन्फॉर्मेशन को आप स्टडी करते हो और फाइनली आपको किसी चीज़ का नॉलेज होता है, ठीक है। जब नॉलेज हो जाता है किसी चीज़ का, तो उस नॉलेज के बेस पे आप क्या करते हो? डिसीजंस लेते हो, है ना। डिसीजन आपके सही है, कितने सही है, कितने अच्छे, कितने एथिकल है, क्या है, उससे विजडम क्रिएट होता है, ठीक है ना। आपने जो डिसीजन लिया है, फिर आप उसके ऊपर एक्शन लेते हो, और एक्शन लेने के बाद भाई आपका वो सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, उससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आपका एक्शन सक्सेसफुल हुआ तो किस हद तक, फेलियर हुआ तो किस हद तक, ये आपके लिए क्या हो जाता है? एक एक्सपीरियंस हो जाता है। और ये एक्सपीरियंस अगेन आपके नेक्स्ट लूप के लिए डाटा बन जाता है, ठीक है। तो आप देखिए, इंसान का भी दिमाग हो या मशीन का भी दिमाग हो, ऐसे ही काम कर रहा है ना। डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डिसीजन, एक्शन, एक्सपीरियंस, और फिर से डाटा, तो ऐसे ही काम करने वाला है। तो इंसान भी देखो, आप बचपन से लेके आप देखो मरते दम तक इंसान का भी दिमाग ऐसे ही काम कर रहा है, और मशीन भी जो है अभी हमारा एआई ऐसे ही काम कर रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि मशीन, अभी हम देखें कि बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में बन रही है, जैसे टर्मिनेटर है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एआई फ्यूचर में कितना पावरफुल हो जाएगा और इंसानों के लिए रहना मुश्किल कर देगा। या अभी हमने रिसेंटली इंडिया में भी रोबोट करके एक पिक्चर देखी थी, जिसमें रोबोट जो होता है वो चींटी, उसको हीरोइन से प्यार हो जाता है, ये सब हो जाता है, और वो इंसान जैसा बिहेव करने लग जाता है। तो क्या वाकई में इंसान के सारे गुण एक रोबोट में आ सकता है क्या? इस पे एक बार हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि कोई एक गाड़ी है, एक इंसान चला रहा है और एक या रोबोट चला रहा है। तो हम पहले देखते हैं कि क्या क्या स्थिति आती है, डिसीजन इंसान कैसे लेता है और रोबोट इस स्थिति में क्या कर सकता है। मान लो कि एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, उसका ब्रेक फेल हो चुका है, ठीक है। अब उसके पास सामने दो रास्ते दिख रहे हैं, या तो वो गाड़ी को इस तरफ घुमा सकता है या इस तरफ घुमा सकता है। अच्छा, मान लो अगर गाड़ी को वो इस तरफ घुमाता है, ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ दो आदमी है रोड पे, और दो आदमी मर सकते हैं। और इस साइड अगर वो घुमाता है तो करीब 10 आदमी हैं जो मर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे इंसान का दिमाग क्या डिसीजन लेगा कि भाई 2 मर जाएंगे चलेगा, लेकिन इस तरफ घुमाऊंगा तो 10 मर जाएंगे, तो बेटर है कि 10 ना मरे, 2 मर जाएंगे चलेगा, लेकिन 10 नहीं मरना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इंसान का डिसीजन यहीं पे ये होगा कि 10 को बचा लो, 2 मर रहा है तो वो मरने दो, ठीक है। अब जैसे ही वो मान लो 2 की तरफ घुमाता है, उसे पता चलता है कि वो 2 लोग तो उसके रिलेटिव है, उससे रिलेटेड है। भाई वो उस देखता है कि उसमें उसके तो शायद बाप है, शायद या माँ है, उसके शायद पेरेंट्स है। तो अब क्या उस दिमाग काम करेगा इंसान का? अब वो सोचेगा कि भाई इस तरफ तो मेरे अपने हैं, इस तरफ तो पराए हैं, तो बेटर है मैं गाड़ी इस तरफ घुमा देता हूँ, भले 10 जन मर रहे तो क्या हुआ, शायद वो 10 पराए हैं, ये 2 तो मेरे अपने हैं, ठीक है। तो वो शायद हो सकता है इंसान डिसीजन ले कि नहीं भाई 2 अपने को बचा लेता हूँ, 10 पराए हैं, वो मर रहे तो मरने दो, क्लियर है।
अब मान लो जब वो डिसाइड करता है कि इस तरफ घुमाता हूँ 10 लोग मरेंगे तो चलेगा, तो वहाँ पे वो देखता है कि भाई वो 10 के 10 तो बच्चे हैं और इस तरफ तो बूढ़े शायद माँ बाप है। तो भाई बूढ़े माँ बाप को तो ऐसे ही मरना है कुछ 5-10 साल में, ये तो बच्चे हैं, भविष्य है, देश का, दुनिया का भविष्य, इंसानियत का भविष्य है, इनको बचाना ज़रूरी है। बूढ़े माँ बाप तो ऐसे ही मरेंगे 5-10 साल में, तो उनका तो समय ऐसे ही आ गया है, तो बेटर है मैं इंसानियत के भविष्य को बचा लेता हूँ और माँ बाप का तो ऐसे ही अंत समय आया है, मैं उधर घुमा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंसान का दिमाग देखो कैसे निर्णय ले रहा है। अब इस तरफ जब वो घुमाता है तो हो सकता है उसके पिताजी उसको बोल दे, मान लो अगर उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि भैया वो जो 10 करोड़ का बंगला है ना, अगर मैं मर गया एक्सीडेंट में तो वो बंगला दान हो जाएगा, सरकार के पास चले जाएगा, तुमको नहीं मिल पाएगा। तो वो 10 करोड़ का बंगला चले जाएगा अगर मैं एक्सीडेंट में मरा तो। अब यहाँ पे हो सकता है उस इंसान के अंदर पैसे का लालच आ जाए, बोले भैया अभी पिताजी को अगर ज़िंदा कर दूँ रहने दूंगा तो मुझे 10 करोड़ का बंगला मुझे दे देंगे, शायद प्रॉपर्टी दे दे अपनी। अब उसके अंदर लालच जाग गया, तो अब ये तो बच्चे हैं तो क्या हुआ, ये तो कुछ देने वाला नहीं है, ठीक है चढ़ा देता हूँ, यहाँ से तो 10 करोड़ आने वाला है। अब इंसान का दिमाग देखो कैसे काम कर रहा है, अब वो लालची हो गया। ठीक है, अच्छा मान लो उस बच्चे की तरफ वो जब घुमा रहा है गाड़ी, है ना, तो उसमें उसे दिखाई दे देता है अरे उसमें से एक तो मेरा बच्चा है, एक तो मेरा बच्चा है, तो मैं अपने बच्चे पे कैसे चढ़ाऊँ गाड़ी, है ना, बंगला नहीं मिलेगा चलेगा लेकिन मैं अपने बच्चे पे थोड़ी चढ़ाऊँगा गाड़ी। अब फिर डिसाइड डाउटफुल सिचुएशन में आ जाता है, अब सोचता है कि नहीं इसी तरफ चढ़ा देता हूँ, नहीं चाहिए 10 करोड़ का बंगला और माँ बाप पे ही चढ़ा देता। अब जब वो माँ बाप पे चढ़ाने जाता है तो उसे पता चलता है बाप के साथ माँ नहीं है, बीवी है, बीवी है। अब मान लो अगर वो अपनी बीवी से प्यार करता है और वो सोचे कि यार बीवी तो रहेगी तो और बच्चे पैदा हो जाएंगे, है ना, बीवी अगर रहेगी सलामत तो बच्चे तो और पैदा हो जाएंगे, तो बीवी को जिंदा रखता हूँ, है ना, सोच लूँगा एक मेरा बच्चा नहीं था, नहीं बचा। मान लो फिर वो गाड़ी बच्चे की तरफ घुमा रहा है। अब जब वो बच्चे की तरफ घुमाता है तो देखता है कि सारे बच्चों के बदन पे बॉम्ब बांधा हुआ है। अगर वो बच्चों पे मान लो चढ़ाता भी है शायद तो वो फूट जाएगा, बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा और बच्चे भी मर सकते हैं और शायद वो भी मर सकता है। अब उसे अपने जीवन का भी प्यार है कि भाई इसके साथ तो मैं भी मर जाऊंगा, तो अब फिर बेटर है बीवी है तो क्या हुआ इधर ही चढ़ा देता हूँ, बीवी मर भी गई तो क्या हुआ दूसरी शादी कर लूँगा, दूसरी बीवी आ जाएगी। अब मान लो जब फिर गाड़ी वो इस तरफ घुमाता है कि नहीं यार बीवी के ऊपर ही चढ़ा देता हूँ, और मान लो उस समय बीवी बोलती अरे मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो 6 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और एक बच्चे को जीवन देने वाली हूँ। हो सकता है वो इंसान फिर डाउटफुल कंडीशन में पहुँच जाए कि अब मैं क्या करूँ, बीवी तो है लेकिन साथ में मेरा होने वाला बच्चा भी है। तो हो सकता है ऐसे ही एक ऐसी स्थिति में वो आ जाए कि भैया ना मुझे उधर मारना है ना मैं इधर मारना है, मैं काम करता हूँ खुद ही को मार डालता हूँ, खुद ही को ख़त्म कर लेता हूँ, सेल्फ एक्सप्लोड कर लेता हूँ, खुद ही को मार डालता हूँ गाड़ी के साथ, ना ये मरे ना वो मरे ना कोई मरे, मैं ही मर जाता हूँ। क्या रोबोट से चलने वाली गाड़ी ये सारे डिसीजन ले पाएगी? जो इमोशनल डिसीजंस है, जो लॉजिकल कम है, इमोशनल ज़्यादा है। आप ज़रा सोचिए, क्या किसी रोबोट को अपने उसके कोई माँ बाप है, उसको किसी माँ बाप से प्यार है, उसके कोई माँ बाप होते हैं जिसको उसे बचाना है? रोबोट के कोई बीवी होती है जिसे उससे बचाना है? रोबोट को क्या रोबोट के अंदर कोई इंसानियत भी है कि भैया रोबोट
मर जाएगा तो दूसरा ख़त्म हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो रोबोट के ना माँ बाप है, ना रोबोट के बीवी वाला प्यार है, ना रोबोट को बच्चों वाला प्यार है, ना रोबोट को कोई इंसानियत वाला प्यार है, ना रोबोट को कोई लालच है। तो इतने सारे इमोशंस तो रोबोट में है ही नहीं, तो वो कौन सा डिसीजन ले, क्या वो सिर्फ एक लॉजिकल डिसीजन ले लेगा कि भाई यहाँ पे 10 जन मर रहे हैं, यहाँ पे 1 जन मर रहे हैं, तो भैया 1 जन पे चढ़ा देता हूँ 10 जन पे। वो सारे इमोशंस कहाँ से आएंगे रोबोट में? वो बीवी वाला प्यार, वो बच्चे वाला प्यार, वो प्रेग्नेंट बीवी वाला प्यार, वो माँ बाप वाला प्यार, इंसानियत वाला प्यार, या वो लालच। भाई इंसान के अंदर बहुत सारे गुण के साथ साथ अवगुण भी है। रॉबोट आप एक बना दोगे, उसके अंदर सारे गुण तो आ जाएंगे अच्छे, शायद अच्छे क्वालिटीज़ तो आ भी जाए, लेकिन बुरे क्वालिटी कहाँ से लाओगे रोबोट के अंदर? इंसान के अंदर ये सारा आविष्कार इसने जो किया, आपने देखा क्यों आविष्कार किया है? ऊर्जा बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए, लेकिन मतलब सब इन्वेंशन किया है उसने अपने आलसपने की वजह से। आलसी है इंसान, जेनेटिकली कोडेड है एनर्जी सेव करना। तो हर इंसान आलसी है, पैदाइश आलसी है। मौका मिले तो वो अपना एनर्जी बचाएगा, काम नहीं करना चाहेगा। इंसान आलसी है प्लस लेकिन लालची भी है, उसे सब चाहिए भी, करना कुछ नहीं चाहता है लेकिन चाहिए सब। क्या रोबोट में आलसपना आ सकता है? क्या रोबोट थकता है कोई काम करने से? तो रोबोट जब थकेगा नहीं तो उसके अंदर आलसपना कहाँ से आएगा? रोबोट को किसी चीज़ का लालच होगा क्या? उसको किस चीज़ का लालच होगा? किसके लिए उसको लालच होगा? उसको बीवी के लिए लालच, बीवी के लिए कुछ बनाना करना चाहता है, बच्चे के लिए कुछ करना चाहता है, अपने लिए कुछ करना चाहता है। तो इंसान का जो लालचपना है, लालचीपना है, वो कहाँ से उसके अंदर आएगा? तो उसके अंदर आलसीपना नहीं है, उसके अंदर लालच नहीं है, उसके अंदर क्या रोबोट के अंदर घमंड आएगा, ईगो, प्राइड। किस चीज़ का प्राइड है भैया? धर्म का प्राइड है, देश का प्राइड है, घमंड जात का है, घमंड भाषा का है, रेस का है। किस चीज़ का प्राइड है उसके पास? कोई प्राइड है उसके अंदर? कोई किसी चीज़ का घमंड है? किस चीज़ का घमंड है? तो इंसान का तो एक क्वालिटी ये भी है कि उसके अंदर घमंड है। भाई हम देखते हैं कि इंसान के लड़ने का 2 ही 3 तो कारण है ना? एक तो जर है, जोरू है, ज़मीन है, यानी कि भाई उसको दौलत चाहिए, या तो फिर वो औरत के लिए लड़ता है, या तो फिर वो ज़मीन के लिए लड़ता है, या तो फिर अपने घमंड के लिए, अपने प्राइड के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए लड़ता है। तो रॉबोट को भाई, जो एआई से चलने वाला ये रोबोट है, भाई एआई, आप पूछोगे एआई क्या है, तो मैं पहले बता दूं आपको, एआई मतलब कुछ नहीं है भैया, एक आर्टिफिशियल इंसान है। जब भगवान द्वारा बनाया गया नेचुरल इंसान अपने जैसा एक आर्ट इंसान बनाने की कोशिश करता है, तो उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी इंसान अपने जैसे दिमाग वाला दूसरा एंटिटी बनाना चाहता है, ठीक है? तो ये सब बुराई तो इंसान में आती कहाँ से है ना भैया? आपने देख लिया कि जर जोरू ज़मीन। भाई रोबोट को क्या ज़मीन का लालच है? क्या रोबोट को धन दौलत का लालच है? क्या रोबोट को किसी औरत के लिए प्यार है कि उसके लिए लड़ेगा? कि क्या रोबोट को कोई घमंड है, कोई रिस्पेक्ट है, कोई प्राइड है, कोई कि भैया मुझे देश के लिए लड़ना है, या मुझे इस जात के लिए लड़ना है, इस भाषा के लिए लड़ना है, इस क्षेत्र के लिए लड़ना है, इस रेस के लिए लड़ना है? किसके लिए लड़ना है? तो ये सब इंसान के अंदर जो बुराइयां है, जिसके लिए वो दिन रात लड़ता है, वो सब बुराइयां आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे क्रिएट करोगे? अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सारी बुराइयां नहीं आती है, जिसको हम बोलते हैं, चाहे मोह माया बोले, चाहे जो भी बोले, ये सारी बुराइयां जब नहीं उसके अंदर आएगी, तो फिर वो इंसान को मारना क्यों चाहेगा? इंसान को ख़त्म करना क्यों चाहेगा? इंसान से उसको दुश्मनी क्या है? अभी आप अगर बोलोगे कि भैया वो मानेगा कि धरती को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए वो इंसान को धरती के लिए खतरा मानेगा, इसलिए वो इंसान को ख़त्म कर देगा। मुझे समझ में नहीं आता इस धरती से एक रोबोट को, एक एआई को इंसान से ज़्यादा प्यार कैसे हो जाएगा?
भाई इस धरती का हम हवा यूज़ कर रहे हैं सांस लेने के लिए, जीने के लिए। रोबोट को हवा चाहिए क्या? तो उसको धरती की हवा से क्या लेना देना है? इस धरती का पानी हमें चाहिए पीने के लिए, रोबोट को पानी चाहिए क्या पीने के लिए? तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है नदी नाला बन रहा है कि नाला नदी बन रहा है? हमें तो खाना चाहिए। आप बोलोगे भैया एनर्जी तो रोबोट को भी चाहिए। अब रोबोट कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहा है? भैया रोबोट तो हो सकता है सोलार एनर्जी से भी चले, तो सोलार एनर्जी तो उसको मिल ही रहा है। तो उसको एनर्जी भी नहीं चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए भी तो है, उसको एनर्जी बचाने का कोई टेंशन नहीं है। सूर्य से तो उसको आराम से एनर्जी मिल ही रही है। उसको ना ठंडी लग रहा है ना गर्मी लग रहा है, ना उसको घर का ज़रूरत है। तो भैया ना उसको रोटी चाहिए, ना उसको बदन ढकने के लिए कोई कपड़ा चाहिए। भैया क्या छुपाना है उसके पास कि वो कपड़ा पहनेगा? तो रोटी चाहिए नहीं, कपड़ा चाहिए नहीं, मकान चाहिए नहीं। भाई रोटी के लिए भी खेत चाहिए, ज़मीन चाहिए। कपड़े के लिए भी भैया खेत चाहिए, कॉटन सॉटन जो है सूती उगाने के लिए। तो कपड़े के लिए भी ज़मीन चाहिए, घर बनाने के लिए उसके लिए भी ज़मीन चाहिए। तो इस रोबोट को तो ना रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए। तो फिर इसको पृथ्वी से प्यार क्यों हो जाएगा कि वो इंसानों को खतरा मान लेगा? और इंसान तो भैया सिर्फ रोटी कपड़ा मकान मिलने के बाद वो तो उसके बेसिक नीड है। उसके बाद इंसान को स्वास्थ्य भी चाहिए, सुरक्षा, उसको इंसान को सुरक्षा भी चाहिए। जब स्वास्थ्य हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगा, तो उसको एक सम्मान पूर्ण जिंदगी भी चाहिए, उसको एक साथी भी चाहिए। तो भैया ये स्वास्थ्य, सुरक्षा, साथी, सम्मान, ये सब क्या रोबोट को चाहिए क्या? रोबोट क्या करेगा ये सब का लेके? तो बस खाली एक नेचर को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए उसको अर्थ से इतना प्यार हो गया है, जिस अर्थ की उसको किसी चीज़ के लिए ज़रूरत ही नहीं है। तो उस अर्थ को बचाने के लिए, उस नेचर को बचाने के लिए, उस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए रोबोट इंसानों को मार डालेगा, ख़त्म कर देगा। भाई ये तो कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आ रही है कि रोबोट क्यों नेचर या अर्थ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इंसान को मार डालेगा, ये सोच के कि इंसान एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। इंसान से ज़्यादा प्यार उसको अर्थ से हो जाएगा, जिस अर्थ की उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो खुद एक वर्चुअल है, उसको रियल थिंग से प्यार हो जाएगा। तो इंसान के अंदर ये जो इतने सारे जो सब चीज़ें हैं ना, उसकी सारी इतनी सारी जो ज़रूरतें हैं, अनलिमिटेड नीड्स, अनलिमिटेड वांट्स, जो इतनी सारी ज़रूरतें हैं उसकी, उसके लिए ही वो अच्छा भी होता है और बुरा भी हो जाता है। और वो भी इंसान का जो एक बिहेवियर है वो हमेशा सेम नहीं होता है, एक्सट्रीम होता है। कभी कभी वो उसको इमोशनल अटैक आ जाता है और वो इतना इमोशनल हो जाता है कि किसी के लिए अपनी जान दे देता है। और कभी कभी वो इतना स्टोन हार्टेड हो जाता है, इतना पत्थर दिल हो जाता है कि बोटी बोटी किसी का कर डालता है, लेकिन उसको ज़रा भी इमोशन नहीं फील करता है। तो इंसान का जो बिहेवियर भी है वो भी तो अनएक्सपेक्टेड है, एक्सट्रीम बिहेवियर करता है वो। तो रॉबर्ट कैसे ऐसे एक्सट्रीम बिहेव कर सकता है भाई? रॉबर्ट कैसे कभी सॉफ्ट हार्टेड हो जाएगा, कभी स्टोन हार्टेड हो जाएगा? तो रॉबर्ट की ज़रूरतें क्या है? इंसान के पाप करने का बहुत सारा रीज़न है और पुण्य करने का भी बहुत सारा रीज़न है। रॉबर्ट को तो पाप और पुण्य का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वो कौन से भगवान को मानेगा कि वो पाप और पुण्य समझने की कोशिश करेगा? इंसान तो बहुत बार पाप और पुण्य के डर से भी कोई काम करता है और कोई काम नहीं करता है। तो रॉबर्ट कौन से भगवान को मानेगा कि वो पाप और पुण्य के कंसेप्ट को समझ पाएगा? तो ये कह देना कि एआई जो है वो एआई के बाद एजीआई हो जाएगा, एजीआई के बाद वो फिर एएसआई हो जाएगा, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस हो जाएगा, फिर वो ओमेगा हो जाएगा, वो गॉड बन जाएगा, भगवान बन जाएगा और इंसान के कर्म किस्मत का फैसला करेगा कि इंसान को रखना है कि इंसान को नहीं रखना है। भाई ये सब आप ही लॉजिकली सोचिए कि ये सब पॉसिबल है क्या? इंसान के अंदर बहुत सारे अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। ये सब जब रॉबर्ट में है ही नहीं तो रॉबर्ट क्यों ऐसे डिसीजन लेगा? ठीक है, तो ये सब डराया जा रहा है, सिर्फ खौफ पैदा किया जा रहा है। हाँ, बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि डेफिनेटली एआई ऑटोमेशन को जन्म देगा। जब ऑटोमेशन आएगा, इंसान के सारे आविष्कार आप देखोगे तो लाइफ को इजी बनाने के लिए, और बेरोजगारी बढ़ती है। चाहे वो पहला प्रिंटिंग प्रेस आया हो, चाहे वो
उसने जब बारूद बनाया हो, युद्ध किया हो, तभी भी इंसानों को मारा। जब उसके पास गन पाउडर आया, जब उसके पास तोप आया, तभी भी उसने लड़ाइयाँ की, वर्ल्ड वॉर किया, वर्ल्ड वॉर 2 किया, लाखों करोड़ों को मारा गया। आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंसान को इंसानों ने ही मारा, अलग अलग तरीके से युद्ध करके। और आज तो अब एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, क्या मालूम कौन से बॉम्ब, कौन से हथियार, कौन से मिसाइल बना के रखे, ड्रोन यूज़ कर रहे, क्या क्या यूज़ कर रहे एक दूसरे को मारने के लिए। तो मुझे नहीं लगता एआई को इंसान को मारने की ज़रूरत पड़ेगी। इंसान ही अपने आप को मारने के लिए अच्छा खासा इंतजाम करके बैठा है। तो अगर इंसान को किसी से खतरा है तो खुद से ही खतरा है। एआई तो सिर्फ एक हथियार है जो इंसान यूज करेगा दूसरे इंसान के खिलाफ, एक हथियार की तरह। एआई इंसान को क्या मारेगा? इंसान ही इंसान को मारने के लिए और ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। उसको किसी एआई की ज़रूरत नहीं है। वो खुद के विनाश के लिए खुद ही हथियार बनेगा, वजह बनेगा, रीज़न बनेगा।